ही तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई विपक्षी दलों की मीटिंग। कोरोना संकट को लेकर होगी चर्चा। कोरोना संकट से निपटने में सरकार की नाकामी को लेकर होगी बैठक। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और उनकी समस्याओं को लेकर बुलाई बैठक। 22 मई को बुलाई गई है विपक्षी दलों की बैठक। बैठक में 28 राजनीतिक पार्टियां शामिल हो सकती है। प्रवासी मजदूरों की समस्या पर होगी विशेष नजर। देश में कोरोना संक्रमण के हालात बदतर है, लेकिन कोरोना को लेकर सियासत परवान पर है। दरअसल कोरोना संकट में मोदी सरकार की भूमिका को लेकर देश में तमाम विपक्षी दल एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी। साथ ही कांग्रेस ने इस मीटिंग के लिए देश के तमाम राजनीतिक दलों को संदेशा भेजा है। पार्टी की ओर से इनमें सभी गैर एनडीए दलों को बुलाने की कवायद शुरू की गई है। अहम सूत्रों की ओर से इसमें 28 राजनीतिक दलों के भाग लेने का दावा किया गया है। बताया जाता है कि मीटिंग के मुख्य एजेंडे में कोविड-19 से उपजे हालातों से निपटने में सरकार की नाकामी, प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और उनकी समस्या और सरकार द्वारा उनका सही तरीके से निराकरण न कर पाना, मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की असलियत जैसे तमाम मुद्दे शामिल है। यह बैठक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोविड-19 के चलते देश में बने हालात से लेकर देश के राजनीतिक हालात और इकोनॉमिक की बहाली तक पर भी चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इससे एनपीसी, डीएमके और आरजेडी, लेफ्ट, शिवसेना, एसपी, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीटीपी, डीएमसी और आईयूएमएल, लोकतांत्रिक जनता दल, आरएलडी, आरएलपीसी जैसे दल भाग ले सकते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रवासी मजदूरों की समस्या, कोविड-19 बीमारी से निपटने की सरकार की रणनीति और आर्थिक पैकेज को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधती रही है। दूसरी ओर हाल ही में प्रवासियों को लेकर देश में खूब राजनीति भी हुई है। प्रवासी मजदूरों की इस पॉलिटिक्स को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। आज बेचारे श्रमिक पैदल चल रहे हैं। आज बेचारे श्रमिकों के पांव में छाले हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ममता बनर्जी और सोनिया गांधी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि उनके शासित राज्यों में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं और उनके राज्यों में परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार कहते आए हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो फिर वो लाखों नर और नारी जो उत्तर प्रदेश के बच्चों सहित हजारों किलोमीटर का सफर तय कर नंगे पांव अपना बोझ पीठ पर उठाए, बच्चे को गोदी में लिए पैदल चले जा रहे हैं, उनकी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को नजर क्यों नहीं आती? देश कोरोना की जद से कब तक बाहर निकलेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन संकट की इस घड़ी में सत्ता पक्ष और विपक्ष का बिखराव इस संकट का विकराल भविष्य दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी 22 मई को यानी कि शुक्रवार को सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है जो गैर एनडीए है और 28 दल इस तरह के आइडेंटिफाई किए उन्होंने। कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, तमाम जो ऐसे दल हैं 28 पार्टियां उन्होंने बताई हैं कि जिनके साथ चर्चा करने की संभावना और एजेंडा साफ है कि कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार विफल रही है। पैकेज जिसको लेकर के कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन वह एक लोन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा करेंगे और हम आपको बता दें कि 22 यानी कि शुक्रवार, और आपको हम बताना चाहेंगे कि 23 मई को एक साल पहले, आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आप सब लोगों को याद होगा, उसी दिन
लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे, जो मोदी साहब सेकंड फेज के लिए अपनी सरकार बनाने से पहले जो परिणाम थे वह 23 मई को आए थे और 22 को सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। तो चले मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता, कांग्रेस से और बीएसपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में, विष्णु कोलवाल साहब हमारे साथ में हैं और वरुण पुरोहित जी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो कोविड-19, यह सबको मालूम है कि दुनिया में इस तरह की महामारी है जो अभी तक जिसका हम इलाज में नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये आपकी ह्यूमिनिटी और आपकी किस्मत दोनों को लेकर के मैं कह सकता हूं कि अगर कोई स्वस्थ हो रहा है तो सबसे बड़ा कारण वो है निश्चित रूप से मेडिकल से जुड़े जो लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, वह गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि इस सॉल्यूशन के साथ में हम लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी और उसके अलावा आप एनर्जेटिक बने रहने के साथ साथ आपका जो कोविड इन्फेक्शन है वह इससे बाहर जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन अभी तक वो सॉल्यूशन ये नहीं कह सकते कि ये दवा आप लीजिए तो बिल्कुल इतने दिन में कोरोना चला जाएगा या वैक्सीन लगा लीजिए आप इससे बच जाएंगे। कहीं नहीं है। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में, भारत में क्यों नहीं हुआ अभी तक ऐसा, दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कोई कितना भी दावा कर ले। अभी हम ये भी नहीं तलाश कर पाए कि ये गर्मी से इसका असर कम हो रहा है या सर्दी से कम हो रहा है या बारिश से कम हो रहा है, तो ये भी अब कहना बहुत मुश्किल है। खैर, लेकिन हमारे यहाँ पे सियासत काफी बढ़ती जा रही है और सियासत, मुझे शुरुआती दौर में तो ऐसा लग रहा था कि केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पे काफी अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में काम हो रहा है। कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ कोरोना से लड़ने की बात कही जा रही है। आगे बढ़कर के सब कह रहे हैं। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को फ्री हैंड कहा गया, राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों से कह दिया गया, मैं जहां तक मुझे ध्यान है कहा गया होगा राजस्थान में, लेकिन ये कहा गया था ऑल पार्टीज ने कि मुख्यमंत्री जी फ्री हैंड है, आपको कोई टेंडर भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए आपको काम करना है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब राजनीति का विस्फोटक हालात जो जिसकी उम्मीद नहीं थी उस स्थिति में पहुंच गए। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेंगे। जब आज आपके लॉकडाउन को 51 दिन करीब हो चुके, उसके बावजूद भी हम जो स्थिति में आ गए हैं, लेकिन हम इलाज तो ढूंढने की स्थिति में है ही नहीं। भारत में इसका इलाज तो है नहीं, केवल हम लॉकडाउन करके अपना बचाव कर रहे थे और बचाव में अब आपको परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि आप कब तक लॉकडाउन में रहोगे अब, क्योंकि इसके अनुसार आपको जीना पड़ेगा और आपकी दिनचर्या को कोविड के अनुसार ढालना भी पड़ेगा। ये बात सही है कि हम आज भी इस स्थिति में नहीं है कि हम उन मजदूरों को लाभ पहुंचाने में सफल हो पाए। आप देखिए, यशवंत सिन्हा खुद बीजेपी के पुराने मंत्री रहे और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी भयानक स्थिति हो रखी है कि मजदूर सड़क पर है और हम उसको ले जाने में सफल नहीं हो पा रहे, ना केंद्र सरकार हो पा रही है ना राज्य सरकार हो पा रही है। और बड़ी तादाद में केवल मजदूर कह रहा है कि हमको घर तक पहुंचा दो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि सेना का उपयोग कीजिएगा, अर्धसैनिक बल का उपयोग कीजिएगा, जो कि आप कर सकते हो, आपके पास अधिकार है। केंद्र सरकार कहे कि हम अपने स्तर पर इसका निर्णय करते हैं और हम उनको ले जाने में, आप कह रहे हैं बार बार, बीजेपी बार बार कह रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में मजदूर नहीं सड़कों पर है और कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि बीजेपी राज्यों में सड़कों पर है। तो ये बात सही है। अहमदाबाद में क्या हुआ, गाजियाबाद में क्या हुआ, पानीपत में क्या हुआ, इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर बाहर आ गए, उनको ले जाने में तीनों राज्य सरकारें सफल नहीं हो पाई। अब देखिए, प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 1000 बस देने को तैयार हैं। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ सीएम है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम 1000 बस लेने के लिए स्वीकार है। अब जब आपने स्वीकार कर लिया तो अब आप इसमें ये कहें कि इसकी फिटनेस दो, इसके नंबर दो, मतलब ये है कि आपने जब स्वीकार कर लिया, आपने ये तो तय कर लिया कि हम तो ला नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस 1000 बस देना चाहती है, स्वीकार कर लेते हैं, तो राजनीतिक तौर पे जब उनको निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ कहा गया होगा तो बदले वो कि नहीं इस पर विषय ये श्याम जी, मुद्दा ये है कि इतनी देर से राजनीतिक दलों को क्यों याद आ रही है कि हम सियासी दलों से जुड़े, हमें सियासत भी करनी चाहिए सेवा के साथ साथ। पता नहीं, ये तो अंदर से जानते हैं कि सेवा कितनी हो पा रही है उस मजदूर की जिसके पांव में छाले पड़ गए, किसी के फ्रैक्चर हो गया, किसी की डिलीवरी रास्ते में हो रही है, कोई अपने बाप को खो दिया, कोई अपनी माँ को खो रहा है, कोई अपने बेटे को खो रहा है। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि 1947 के विभाजन के बाद
शायद ऐसा दौर अभी देखने को मिल रहा है और इसको कोई भूल नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कोई एक दल जिम्मेदार है, कोई एक सरकार जिम्मेदार है, लेकिन आखिर इतने विलंब से लेट क्यों आ रहा है, इतने विलंब से याद क्यों आ रही है कि हमारे को राजनीति भी करनी है। ये क्यों ध्यान नहीं रहा कि हम एक तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की है। तो ये भारत का नहीं है कि हम इतने निर्माण करने वाले, अगर आज पूंजीपतियों का इस देश के विकास में योगदान है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि सड़क पे चलने वाले इन मजदूरों का भी उतना ही योगदान है। अगर वो धरातल पे काम नहीं करेंगे तो आपकी फैक्ट्रियां नहीं चल सकती। तो ये क्यों नहीं याद रखा गया? देखिए योगेंद्र जी, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 8 करोड़ मजदूर आज सड़कों पर जिस तरह से फैलाव ले रहा है और जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही जिस समय रहते हुए जो काम करना चाहिए। पोर्टल पे आपने राजस्थान सरकार का लीजिएगा, 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन आप कोई रोड मैप नहीं दे पाए कि हम उनको लाएंगे कैसे, केंद्र सरकार से क्या करेंगे। अब यहाँ दुर्भाग्य यह है कि देखिएगा, जो सबसे बड़ी तादाद में यूपी, बिहार और बाकी मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं, तो मैं मान के चलो 105 सांसद, जिसमें आपको 18 मंत्री हो, जिसके उसमें यदि व्यवस्थाएं सफल नहीं हो पा रही हो, तो आप दिखेगा कि ये मजदूर जो कि आपको वोट देकर के इस संगठन पे पहुंचाता है राजनीति में। मैं वापस लौटूंगा श्याम जी, आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं वरुण पुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। पुरोहित साहब, बसें भेजनी थी तो इसमें आंकड़े की आवश्यकता कोई थी कि 1000 बसें हम दे रहे हैं? जो लोग जा रहे थे, पलायन करके जा रहे थे, देर से ही सही, कोई भी अगर सूद ले रहा है हम सैल्यूट करते हैं उसको, लेकिन इतनी उसमें आवश्यकता क्या थी कि चलिए हमारी इतनी बसें जा रही हैं, जो जा रहा है उसको जाने देना चाहिए था। बसों का आंकड़ा, और अगर आंकड़े में भी अगर कोई फेरबदल है तो क्या कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा? सबसे पहले डिमांड यही करनी चाहिए थी कि राज्यों में कहीं पे भी, बात राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की नहीं है, किसी भी राज्य के बॉर्डर पर कोऑर्डिनेशन के साथ में, ये तो ऐसी महामारी थी किसी एक पार्टी का या एक वर्ग का, ऐसा कोई इसमें ना दोष है किसी का, ना ही किसी ने फैलाया है। ये तो मैं कहूंगा कि हमें मैनेज करना है इसी परिस्थितियों में, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं करा पाए। राहुल गांधी भी अगर डिमांड करते हैं कि ऑल पार्टी लीडर्स को बुलाइए, आप एक बार कोऑर्डिनेट करिए, इंटर स्टेट बॉर्डर्स को आप इस तरह से कोऑर्डिनेट करें कि हाँ, किसी की भी कोई गाड़ी आ रही है, अगर आपको संदिग्ध लग रहा है तो ठीक है, रोड टू रोड आप जाने दीजिए। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं करवाई गई? अगर राजस्थान भी करती है और कांग्रेस शासित राज्य भी करते तो एक मैसेज जाता है कि ठीक है, फला राज्य जैसे कर रहा है आप लोग वैसे कर लीजिए। तो राजस्थान में भी नहीं दिखाई दिया ये। नहीं योगेंद्र जी, राजस्थान में तो आप देखिए 4-5 दिन पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट पूरा खोल दिया अशोक गहलोत सरकार ने। जो आप बात कर रहे हो 1000 बसों की, तो हमने इतने दिन इंतजार किया क्योंकि केंद्र सरकार सबका हेड तो केंद्र सरकार ही है। हमने देखा भाई ट्रेनें चलाएंगे, श्रमिक ट्रेनें चलाएंगे, इन्होंने पूरी कोशिश करी नहीं, ना अपने उदासीन दिखे। जब क्योंकि वो इंचार्ज है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की, उस वहां की राजनीति को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस संगठन में, तो उन्होंने कोशिश करी कि 1000 बसें आप जो है बॉर्डर पे लगा देंगे। आप जो ये भी बात कर रहे हो फिटनेस सर्टिफिकेट, ही तो अड़ंगे लगा रही यूपी सरकार। आप कितनी हंसने की हास्यास्पद बात है कि उत्तर प्रदेश की बसों का राजस्थान की बसों का क्या मुकाबला। उत्तर प्रदेश की बसों की फिटनेस पे तो उसको कौन फिटनेस सर्टिफिकेट दे पाएगा? मोदी जी खुद दे पाएंगे क्या सबको? आप देखिए कितने हंसने वाली बात, हास्यास्पद बात है। आप जो पॉइंट उतारे ऑल पार्टी मीटिंग की, तो वो इसलिए जरूरत समझी गई कि शुरू में तो लॉकडाउन में देखा भाई केंद्र सरकार कर रही है कोऑर्डिनेट, पर जब केंद्र सरकार हर तरह से फेल हो गई, कंफ्यूज हो गई है, आप देखिए कितने प्रेशर के बाद तो ये लाए। अभी पैकेज 20 लाख करोड़ का, 28 लाख करोड़ का तो बजट है, 20 लाख करोड़ का पैकेज ला रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि नोट छापेंगे या कहीं से बोरोइंग करेंगे। आप बताइए, आप तो खुद योगेंद्र जी इतने जानकार हो, 14 करोड़ आदमी बेरोजगार हो चुका देश में ऑलरेडी। ILO कह रहा है जून एंड तक 40 करोड़ आदमी बेरोजगार हो जाएगा, उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहे। अगर इनकी प्लानिंग थी 5 दिन तक पैकेज को गाना गाते रहे टीवी के ऊपर, आज कह रहे 3 लाख करोड़ रुपए और देंगे MSME को, तो क्या 5 दिन तक क्या प्लानिंग कर रहे थे आप MSME के बारे में? ये सब कोई बोलने वाली बात नहीं, सबकी जनता की समझ में आ गया। असली बात जो हृदय विदारक दृश्य हम मजदूरों का देख रहे हैं, हमारे भाई बहनों का देख रहे हैं, सड़कों पे जो परेशान हो रहे हैं, उसकी पीड़ा देखते हुए प्रियंका गांधी जी ने ये जो किया, उससे इनमें हड़कंप मच गया बीजेपी वालों में। अगर कोई ऑटो या कोई लिख भी गया, मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आप कहते भाई नहीं 850 मान ही रहे हैं बसें थी उसमें, तो आप उनको अलाउ कर देते, फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ, इसको ये करो। ये जब जो ड्रामा इन्होंने स्टार्ट किया प्रोपेगेंडा का। मैं एक बात वरुण जी, एक बात कहना चाहूंगा। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह, उन्होंने कहा कि सारा ड्रामा करने की आवश्यकता क्या थी? प्रियंका गांधी की शैली पे सवाल खड़ा किया उन्होंने।
देखिए उनकी खुद की शैली, अभी तो बच्ची है, पहली बार आई है राजनीति में, एमएलए बनी है, वो पिताजी की उस पे पृष्ठभूमि पे बनी है, और वो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस को उनका, आप देखिए उनका कांग्रेस से मन उठ चुका था, वो योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करके उनसे सिक्योरिटी ले चुकी थी। वो तो कांग्रेस क्या है कि थोड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, अगर उसी समय निकाल देती तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो ये तो बीजेपी का तो कोई एमएलए चीज उठा ही नहीं रहा, ये तो कांग्रेस में कोई ना कोई चीज लगा करके, और प्रियंका गांधी की आंधी से डर गए बुरी तरह से। आप देखिए, मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं कांग्रेस का हूं, तो आप 2 दिन में जिस प्रकार प्रियंका गांधी के पक्ष में लोग, जनता आई है, उसका परसेप्शन प्रियंका जी का इंदिरा जी की जैसे आया है, उससे घबरा गए। आपको बसें लेने में दिक्कत क्या थी भाई? आप कहते ठीक है 1800 700 जो भी बसें हैं आप दीजिए, तो मजदूरों का घर छोड़िए। 22 तारीख को आप लोग मीटिंग कॉल कर रहे हैं, ये सबकी सहमति हो गई क्या कि हाँ विपक्षी दल मिलेंगे साथ में? ऑल पार्टी मीटिंग की जो आप बात कह रहे हो, उसकी आवश्यकता इसीलिए समझी गई है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मीटिंग है, जब पार्लियामेंट नहीं चलती है, उसको भी इन लोगों ने फ्रीज कर रखा है, तो उसको ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाने की आवश्यकता है इस समय देश के अंदर, क्योंकि ये कंफ्यूज हो गए, इनसे कोई काम नहीं चल रहा है। आप सहमति की बात कह रहे हो, ममता बनर्जी तो सबसे पहले दे चुकी है सहमति, और एनसीपी भी उसमें विचार करने की कह चुकी है, सारी पार्टियां, जहां तक मैं समझता हूं इस समय इतनी बड़ी पैंडेमिक है। एक ही दिन बीच में है, गुरुवार का दिन बीच में है बस। हाँ, सारी मोस्ट ऑफ द पार्टीज विल जॉइन दिस। शर्मा जी है हमारे साथ में, मैं वीरेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, लौटूंगा आपके पास में, वीरेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति की जा रही है, और इसी बीच 22 मई को सोनिया गांधी ने मीटिंग कॉल की है, 28 दलों की बात कही जा रही है कि 28 दलों का उसमें हिस्सा लेने की संभावना है। अगर ये गठजोड़ होता है किसी भी बहाने कैसे भी, तो मुझे लगता है कि एक घेरने की बड़ी कवायद होगी केंद्र सरकार को। यह साबित किया जाएगा कि कोविड-19 में सरकार मैनेज करने में विफल रही है। मूल एजेंडा है वो यही है। पार्टियां कोई भी हो, आप राजनीति करिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब सियासी पार्टियां सियासत के लिए ही बनी है, कोई नया काम नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी इस पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि 55 दिन लॉकडाउन के आज भी श्रमिक, जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन से प्लान करना शुरू कर दिया था लोगों ने। या तो उन्हें यह भरोसा दिलाया जाता कि 2 महीने की बात है, 50 दिन की बात है, थोड़ा सा हिम्मत करके रखिए, आप लोगों की खाने पीने की व्यवस्था सब की जाएगी, आप लोग रुकिए। केवल अनाउंसमेंट से ऐसे कैसे हो सकता है कि आप फैक्ट्री मालिक को कह दो कि इनकी तनख्वाह मत काटिए, आप मकान मालिक को कह दीजिए कि आप इनका किराया मत लीजिए, लेकिन सरकारें अपने स्तर पर कुछ कर रही हैं कि आप फैक्ट्री मालिक को कह रहे हो कि आपकी जो फिक्स लायबिलिटी है, चलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं लेंगे। या मकान मालिक से कहा जा रहा है कि बिजली और पानी का आपका कनेक्शन है, या हम आपको मुफ्त दे रहे हैं 2 महीने के लिए। कहीं तो चैरिटी से वो करते, तो केवल एक जो टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर है, वो टैक्स भी दे रहा है, वो भामाशाह भी बना हुआ है और लुटने के लिए भी तैयार वही है। तो ये आज तक हम इसका तोड़ नहीं निकाल पाए कि वास्तव में जो श्रमिक पैदल चल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपकी पार्टी के 3 नेताओं से सवाल किया मैंने, वो कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुंबई से कोई पैदल चल रहा है, तमिलनाडु से कोई पैदल चल रहा है, तो उसके लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री जिम्मेदार कैसे है साहब? जी वीरेंद्र जी। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की विश्वव्यापी चुनौती थी, भारत ने इसको स्वीकार किया। मैं समझता हूँ हर भारतीय ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और आज जिस स्थिति में भारत है, उस स्थिति में आने का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह यही है कि आम जनता ने इसको समझा है, चाहे वह केंद्र सरकार के दिशा निर्देश है या राज्य सरकारों के दिशा निर्देश है। उसी के कारण हम एक सुगम स्थिति में है, लेकिन फिर भी अभी भी विकट है। मैं कहना चाहूंगा कि उन विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी प्रकार की अगर राजनीति, कोई भी राजनीतिक दल नहीं करे तो ये देश के लिए भी सही होगा और सामान्य जन के लिए भी सही होगा। बहुत अच्छी बात है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहूंगा। दर्द आपका जो श्रमिक का है, वही दर्द मेरा भी है कि श्रमिकों को क्यों नहीं इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि उन्हें इस प्रकार का दर्द नहीं होता। विजय, चाहे किसी भी सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, श्रमिकों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये सभी स्वीकार भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें राजनीति इन 2 दिन में भारत में देखने को मिली है। एक एक का नाम गिनाऊंगा। कांग्रेस के 4 नेताओं का आप ले लीजिए, प्रियंका गांधी जी, उसके बाद में इन्हीं के विधायक अदिति सिंह जी, वरुण जी, एक एक नाम देखिएगा। फिर आपके पंकज पूनिया जी के बोल किस प्रकार के आए हैं वह भी आपने देखे होंगे।
और राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी ने जिस प्रकार से सहृदयता दिखा के, एक बड़ा दिल दिखा के जिस प्रकार से अपने वक्तव्य ट्वीट के माध्यम से व्यक्त किए हैं, मैं समझता हूं वहीं पे पूरी राजनीति बंद कर देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। सिर्फ और सिर्फ ये संकट का समय है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी अगर गंदी राजनीति करता है तो मैं समझता हूं इसे विपदा के समय वह भी सही नहीं है। पार्टियां चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी गंदी राजनीति करेगा तो इस देश की आम जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये गंदी राजनीति का समय नहीं है। यह समय है मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़कर कार्य करने का भी, किस प्रकार हम इस विपदा के समय में देश को इससे बचाएं, आम जन को इससे बचाएं, और श्रमिकों के साथ जो हो रहा है उसमें हम उन्हें किस प्रकार से लाभ दे सकते हैं, किस प्रकार उनकी स्थिति को सही कर सकते हैं। आप क्या देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए बसों की व्यवस्था कर दी। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जब श्रमिक ट्रेनें चालू हुई तब उन रेलों को मंजूरी क्यों नहीं दी? और आपको उत्तर प्रदेश के श्रमिक दिख रहे हैं, राजस्थान से जो श्रमिक पैदल जा रहे हैं वो आपको कहीं नहीं दिखे। राजस्थान के जिन श्रमिकों ने 10,000 12,000। वीरेंद्र जी मेरा सवाल वही है, वीरेंद्र जी मेरा सवाल वही है, वीरेंद्र जी मेरा सवाल वही है जो आप कहना चाह रहे हैं, केवल राजस्थान के मजदूर क्यों दिखाई दे रहे हैं? राजस्थान में चलिए अगर सरकार फेल हुई, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से और भी कई स्टेट से जहां पे और कांग्रेस के भी होंगी, बीजेपी की सरकारें भी हैं, वहां से भी लोग पलायन कर रहे हैं, तो केवल राजस्थान ही क्यों दिखाई दे रहा है? राजस्थान, गुजरात से जाने वाला ट्रैफिक इधर से जा रहा है, बिहार वेस्ट बंगाल जो जा रहा है वो इधर से जा रहा है, तो दो रूट है, मध्य प्रदेश होके जाएगा बिहार के लिए या फिर राजस्थान होकर के जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये श्रमिक तो गुजरात से भी आ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, ये हरियाणा और दिल्ली से भी आ रहे हैं, तो केवल राजस्थान पे फोकस क्यों कर रही है कांग्रेस? मैं आपके इसी चैनल पे स्वीकार करता हूं, अगर हरियाणा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अगर इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं वो गलत है, उन्हें इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन विषय राजनीति की बात मैं कह रहा हूं कि ध्यान क्यों नहीं जा रहा, ये हालात सब जगह है। आप वो तस्वीरें देखिए कि एक पहल पेज घोटाला इन्होंने कर दिया, पीपीई किट पे इन्होंने घोटाला कर दिया, और जो लोग मोदी जी का नाम देते हैं उनको इनके विधायक राशन नहीं देने देते हैं। किस प्रकार का, जिस प्रकार से लॉकडाउन को मैं लौट रहा हूं आपके पास, वापस लौटूंगा, मैं वापस लौटूंगा। विष्णु पुलवाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, चले मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस लौट रहा हूँ। विष्णु पुलवाल जी हमारे साथ हैं, विष्णु पुलवाल जी के पास जाना चाहूंगा। पुलवाल साहब, बीएसपी को भी आमंत्रित किया गया है 22 तारीख को होने वाली बैठक में। सोनिया गांधी ने बैठक की है, 28 दलों का दावा किया जा रहा है उसमें शामिल होंगे, लेकिन आज ही मायावती जी का बसों को लेकर के मैंने ट्वीट देखा एक, उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसों के एंट्री के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई है, फिर कैसे जाएंगे मीटिंग में? देखिए योगेंद्र जी, इस जो मीटिंग का विषय का मुझे भी ज्ञान नहीं है, तो इस बारे में मैं बता नहीं सकता आपको, मगर जो इस समय जो मैं भी श्याम सुंदर जी अपने भाई साहब, ये जो भाई साहब ये हमारे बीजेपी नेता बोल रहे थे कि आज मुझे समझ में योगेंद्र जी ये नहीं आ रही है कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और हमारी ये राजनीतिक पार्टियां जो इन्होंने पैसे का संघर्ष शुरू कर दिया है, पैसे को लूटने का संघर्ष शुरू कर दिया है, अब इनकी लड़ाई आपस में रोड पे आ रही है। आज ये कोरोना से लड़ेंगे कि पैसे बांटने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चाहते क्या है? ये अभी इस देश में चाहिए क्या चीज? आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 20 लाख करोड़ का हम बजट दे रहे हैं, उन्होंने 5 बार कहा 20 लाख करोड़। आज मुझे बता दीजिए 7.5 लाख करोड़ का तो पहले वो दे चुके थे, तो ये 20 लाख क्या अलग क्यों नहीं दिया अभी इन्होंने? ये गुमराह करना, ये गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं भी राजनीतिक नहीं करना चाहता, न राजनीति का ये भी समय है, अभी देश में संघर्ष चल रहा है। आज कितना गरीब आदमी इस रोडों पर चल रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रही है। आज उस गरीब के बारे में बात करने से क्यों डर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये कहना चाहती है इसके बाद में हो रहा है, इसके बाद में हो रहा है। आज योगेंद्र जी लॉकडाउन का 55 दिन में हम इन मजदूरों को इनके घरों तक नहीं पहुंचा सकते, हम इस कोरोना से संघर्ष करेंगे। ये तो सुना ये राजनीतिक बंद करके आज व्यापारी कहाँ पहुंच गया? आज व्यापारी की स्थिति क्या हो गई?
और व्यापारिक चलिए बैठक को लेकर बताइए, आप बैठक को लेकर के उचित मान रहे हैं क्या बैठक को? उसमें तो साफ एजेंडा है कि कोविड-19 को लेकर के उनका सीधा हमला है कि मोदी सरकार इसमें विफल रही है। ये कांग्रेस का आरोप है, इनका सबका कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि सभी पार्टियों की इसमें सहमति है। उसके बाद 22 तारीख को हमने बैठक बुलाई है। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, सवाल फेल और पास कभी नहीं हो रहा है, सवाल तो जी। संघर्ष का हो रहा है। कोई आज कोरोना खत्म तो होने वाला है नहीं, कोरोना का संघर्ष बहुत लंबा करने वाला है और हमें कोरोना से संघर्ष सीखना पड़ेगा, जब हम आगे बढ़ बिल्कुल। पाएंगे। मगर जी आज जी जी, और बिल्कुल इस कोरोना के आड़ में इसी तरह से सियासत भी चलती रहेगी, ये माना जा सकता है। सियासत करना इस देश के साथ, मैं क्या कहूँ वो शब्द नहीं बोलना चाहता कि देश के साथ गद्दारी होगी जो सियासत करेगा इस समय। सियासत का वक्त चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, वापस लौट रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें। हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम 22 मई को यानी कि शुक्रवार को सोनिया गांधी ने 28 दलों के नेताओं को कॉल किया है, उनके साथ बैठक करेंगी। कुछ की सहमति है, कुछ का संशय है, लेकिन बताई जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि 28 दल उसमें शामिल होंगे और एजेंडा यही रहेगा कि कोविड-19 से निपटने के लिए कौन क्या कर रहा है और केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर के विचार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की सियासत चल रही है और बयानबाजी चल रही है, उसको देख करके तो साफ लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को घेरने की पूरी योजना है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूंगा और एक बार फिर मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो एक बात अभी भी जानना चाहता हूं कि जिसपे सीधे तरीके से कोई जवाब नहीं दे रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके अंदर अभी भी पलायन करते हुए मजदूर नहीं जा रहे। अगर बिल्कुल एंड में जैसे केरल है, वहां से तो पलायन करके जिनको निकलना था पहले निकल चुके, लेकिन आज भी गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से मजदूर निकल करके जा रहा है। और राजस्थान बिल्कुल निश्चित रूप से उसके अंदर एक ऐसी कड़ी है कि आपको इधर से निकल करके जाना है या आप मध्य प्रदेश से आप जा सकते हैं, जो रीवा या उधर से निकल करके।
लेकिन सियासत यहाँ पे ये हो रही है कि उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा। ख्याल अगर मुझे लगता है कि रखा जाता तो शायद उनके पाँव में छाले नहीं पड़ते, उनके जो वस्त्र हैं वो इतने मलिन नहीं होते, उनके बच्चे बिलखते हुए नहीं जाते। मैं वो दृश्य देख करके, मैंने कोई भी देख करके वो द्रवित हो सकता है कि किस तरह के हालात इस देश में मजदूर को भुगतना पड़ रहा है। और जब गांव में जाकर के वो अपनी मिट्टी को नतमस्तक करते हैं, वहां जाकर के दंडवत करते हैं कि अब दोबारा ये गलती हमसे नहीं होगी। पैकेज है, निश्चित रूप से नरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए, गांव में जो लोग जा रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप स्ट्रीट वेंडर के लिए भी आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, उसका भी फायदा मिल सकता है उसको, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा, कुछ तो फायदा मिलेगा। तत्कालीन रिलीफ की भी आवश्यकता थी, उस पर भी शायद सरकार गौर कर रही होगी। लेकिन अभी भी सिर्फ एक ही बात कहे जा रहे हैं हम 55 दिन बाद में भी कि वो राजनीति कर रहा है और वो राजनीति नहीं कर रहा। अगर प्रियंका गांधी बसें भी दे रही है तो मुझे तो लगता है कि इसका कोई आंकड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो 10 बस भी दे रही है, 50 दे रहे हैं कि 1000 दे रही है, तो तक भी जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि चलिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम होगी, मजदूर कोई भी होगा, आप बसें चलाते हो ना, ट्रेन भी चलती है, आप उसमें छोड़ दीजिएगा, वो दौसा उतरेगा कि वो आगरा उतरेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है आप उसको जाने दीजिए। आपने फिक्स कर रखा है कि यहाँ से सफर तय होगा, वहां तक जाएगा। कुछ लोगों को कहा जा रहा है, भ्रांतियों की बात बता रहा हूं मैं, ये राजनीतिक दलों की और मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि उससे जो अनावश्यक रूप से फेक न्यूज़ें जो चलती हैं, किसी में अभी हमारे को कुछ मजदूर मिले जिनसे हमने पूछा कि ट्रेनें चला रहे हैं, आप पैदल क्यों जा रहे हो, कि साहब उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं बैठाया जाएगा। बताइए कहां से मिले उनको ये जानकारी? तो उनको बेचारों को पता ही नहीं है। सिर्फ एक धुने अर्जुन को जैसे आंख दिखाई दे रही थी वैसे ही कि मेरे को मेरे गांव पहुंचना है। तो ये तकलीफ 55 दिन बाद भी, और उसके बाद में आंसू पोंछने से ज्यादा तो हमें चिंता इस बात को लेकर के है कि मेरा वोट खतरे में नहीं पड़ जाए, उसके वोट ज्यादा नहीं आ जाए। क्या हो रहा है इस देश में? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस मजदूर के पीछे देश विकास करता है उस मजदूर को पूछ नहीं रहा है। उसको विश्वास देने की स्थिति में न राज्य सरकारें पूरी तरह सफल हो पाई, न केंद्र सरकार हो पाई है। तो ये कहने की स्थिति में नहीं कि मजदूर को वो सही सलामत उसके घर तक पहुंचा देगा। वो क्या मांग क्या रहा है आपसे कि मुझे अपने घर तक पहुंचा दो, और बाकी तो वो बहुत बड़ी मांग नहीं है। आप वंदे भारत चला रहे हो, प्लेन से लाने की बात हो रही है, लेकिन आप अपने व्यक्ति को, अपने मजदूर को उसके घर तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहे हो। बार बार देखिए, केंद्र ने जो देखेगा, आप देखेगा केंद्र ने शुरुआत में जो कहा, उसके बाद राज्यों ने अपने अपने मजदूरों को कहा कि हम 1000 डालते हैं, हम 1500 डालते हैं। तो बंटवारा किसने किया? राज्य सरकारें। मजदूर देखिए, केंद्र सरकार एक मत होकर कहती है कि भाई हम व्यवस्था करेंगे, राज्य सरकारों को हम निर्देशित करते हैं कि अपने अपने राज्यों में इस तरह की प्लानिंग करके इसको ले जाइएगा। ये नहीं कर पाई, इसलिए कहा, बिहार ने कहा हम अपने मजदूरों को देते हैं, यूपी वाले ने कहा, आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि हमारे वेंडरों को और इन मजदूरों को हम देते हैं। तो बंटवारे का काम अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने तौर पर अपने मजदूरों को कर दिया। इसलिए अविश्वास की देखिए, वो तो एक अलग विषय हुआ, चलिए वो तो अच्छी बात है। अगर कोई राज्य एडिशनल उनको बेनिफिट दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, वो मजदूर है उसको एक सहारा मिलना चाहिए। बहुत सारे भामाशाहों ने भी दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों ने पैसा दिया, इसमें कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं वहां नहीं जा रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब मालूम है कि दुनिया के सामने स्थितियां कैसी रही हैं, मैं तो एक बात कहता हूं, इस कोरोना की महामारी में दुर्भाग्य दुनिया का है लेकिन सौभाग्य भारत का है कि जहां ये महामारी बाद में आई है और हमने अलग जो दूसरी कंट्री है उनकी हिस्ट्री देख ली कि किस तरह से तबाही मचाई है। अगर ये हिंदुस्तान होता तो हम तो मैनेज नहीं कर पाते इस चीज को। तो हमें ये देखना चाहिए कि अवेयर रहे, लॉकडाउन का असर हुआ है, इफेक्टिव है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता, नहीं आज मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता, ये बात माननी चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहले दिन से ही क्या हमारी यह चूक रही है कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए हम, ऑल पार्टी कमेटी नहीं बना पाए हम कि राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि कैसे भी जो पब्लिक जा रही है हमें किसी भी तरह से, बस एक राज्य की जिम्मेदारी है कि आप बस लगाएंगे, आपके पास जो साधन है, ट्रक खड़े हैं आपके पास में, ट्रॉले खड़े हैं, डिफेंस की गाड़ियां खड़ी हैं, वो हमारे तो लोग हैं। ये तो है नहीं कि उनको एलओसी या एलएसी क्रॉस कराना है। आपको एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना था, दूसरे राज्य की गाड़ियां वहां पे रहती, क्या ये हम नहीं कर सकते थे? अगर कोई बात नहीं हो, 4 दिन 5 दिन जो पैदल चल पा रहे थे, अगर उदयपुर से चलने वाला मजदूर जयपुर भी उतर सकता है, ब्यावर भी उतर सकता है, और अगर वो गाड़ी में भरतपुर तक भी पहुंच सकता है, अगर जो बच रही है बॉर्डर तक पहुंचाइए, वहां से जाने वाले लोग हैं वो आगे तक पहुंचाएंगे। तो ये राज्य सरकारों की इतनी जिम्मेदारी नहीं बन पा रही थी, ये चूक को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि वह राजनीति कर रहा है, वह राजनीति कर रहा है। ये जो हमसे सबसे बड़ी चूक हुई है, इसे कोई स्वीकार कर पाएगा?
नहीं, अब देखिएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ योगेंद्र जी, क्योंकि भारत सरकार का शासन तंत्र केंद्र सरकार से चलता है, राज्य उसके अधीन चलती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन का कानून है वो केंद्र सरकार के अधिनियमों को ही लागू कर, अब राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी है कि वो अपने राज्य में अपने तरीके से व्यवस्था करें। उससे पहले केंद्र सरकार के कानून चल रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे थे, उनको अनुपालना में आपके चीफ सेक्रेटरी और राज्य का गृह सचिव मान रहा था, सीधे तौर पे वो कह रहे थे जो, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक ढंग से नहीं हो पाई। आप देखिएगा, बार बार जो केंद्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार से सामूहिक रूप से निर्णय किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री एकला चालोर स्थिति में है, वो निर्णय करने में आप प्रतिपक्ष को विश्वास में लेने की बात, मैं यही तो कह रहा पार्टी। अब आप देखिए, सोनिया गांधी ने अपने आप को स्थापित करने के लिए कि मैं प्रतिपक्ष की नेता के रूप में एक हूं, यूपीए सरकार की हूं, इसलिए वो ऑल पार्टी मीटिंग बुला रही है। जी तो ऑलरेडी स्थापित है, स्थापित करने के लिए थोड़ी किया है। आप सुन तो लीजिए, अभी नहीं है अब वो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अब यूपीए चेयरमैन थी वो अब वापस से ये दिखाना चाहती हैं इस देश में कि देखिए कांग्रेस पार्टी मानवता के बात है। चलिए सुन लीजिए श्याम जी, एक मेरा सवाल है, चलिए एक सवाल मेरा आपसे भी होगा और वरुण पुरोहित जी से भी होगा। चलिए, प्रधानमंत्री ने ये रखा कि मेरे को अकेला चलना है और मैं किसी को इस बात का क्रेडिट नहीं देना चाहता, चूक मान लेते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन किसी राज्य में इस तरह की किसी ने नजीर पेश की है तेलंगाना को छोड़ करके कि चलिए मेरे यहाँ से अगर जो मजदूर आ रहे हैं, हमारे पास में जितने साधन है हम उनको झोंक सकते हैं। आप बताइए कि 5 लाख 10 लाख का दावा करके 1 लाख का दावा करके हम दूर से कार्यकर्ताओं को, पार्टी की विचारधारा के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उन मजदूरों के लिए हमारी जेब में पैसे नहीं है कि उन मजदूरों को हम कोई एक राज्य ऐसा कह सकता है? क्या हमारे यहाँ से किसी मजदूर को हमने पैदल नहीं चलने दिया? पहले दिन से हमारी बसें लगी और बस एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक छोड़ के आई है। एक राज्य बता दीजिए, तो किस पार्टी को किस मुंह से कहने का ये अधिकार दिया जाए कि वास्तव में उनकी पीड़ा उनके जहन में रही है? देखिए, मजदूर की स्थिति बड़ी भयानक है। आप देखिए, उसको पैदल चल के जाना पड़ रहा है, उसके पास खाना नहीं है, उसको विश्वास दिला पाने में कोई भी राजनीतिक पार्टी सफल नहीं हो पाई है। पर कोई राजनीतिक दल या ये कह सकता है कोई दावे के साथ में जिसमें मोहर लगा सके कोई राज्य के, हाँ मेरे यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था रही, एक दिन भी मैंने एक मजदूर को पैदल नहीं जाने दिया, है कोई ऐसा? अब आप देखिएगा, जिस प्रकार से विश्वास से हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते तो हैं, लेकिन उनकी घोषणाएं, उनके काम धरातल तक नहीं पहुंच पाए। विधायकों ने खुद ने, एक राज्य ऐसा नहीं है जिसमें ये कोई दावा कर सके कि हाँ बिल्कुल हमने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमने बसें लगाई, या जो हमारे पास में साधन थे उनके जरिए हमने एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक उन मजदूरों को या प्रवासी बहन भाई जो भी जा रहे थे उनको पहुंचाया। ये मुझे लगता है कि इतिहास हमेशा गवाह के रूप में खड़ा रहेगा कि वास्तव में जो विश्व गुरु बनने के सपने जो भारत देखता है, उसके पॉलिटिशियन की सोच क्या है, उनके यहाँ हुक्मरान चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। वह केवल पार्टियों की मीटिंग के लिए आरटीओ के जरिए, अधिकारियों के जरिए भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन इस गरीब मजदूर के लिए अपना कोई विजन नहीं रखते हैं। सिर्फ हम आंकड़ों में उलझा रहे हैं उनको। बड़ा दुर्भाग्य। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। सोनिया गांधी जी बैठक तो बुला रही हैं, लेकिन एक राज्य के लिए दावा कर सकती हैं कि कांग्रेस के या गठबंधन की सरकारें जहां पे हैं, हमने एक कोने से दूसरे कोने तक मजदूरों को पहुंचाया, एक दिन भी पैदल नहीं चलने दिया? क्या हो रहा था? ये तस्वीरें दिखाई नहीं दी किसी को? योगेंद्र जी, इसमें 2-3 एस्पेक्ट हैं। अब हम ये देख सकते हैं किसी ने 80% सक्सेस हुआ, कोई 70% हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन कई चीजें आती हैं। पहले अपनी अपनी गाइडलाइन जारी करते रहे, ऐसे करो वैसे करो। ये सब चीज से देखते हुए अशोक गहलोत साहब ने सारे डिस्ट्रिक्ट इसीलिए खोले कि लोग परेशान हो रहे थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं मूवमेंट हो पा रहा था। माइग्रेंट लेबर्स के लिए बैठक जो बुलाई है, ये जो कंफ्यूजन पूरे देश में फैल गया है, इसमें 4 मुद्दे अहम है। एक तो माइग्रेंट लेबर से, एक इकोनॉमिक इश्यू है, और जो एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स आप अपन नहीं छू पाए। मैंने आपको पहले भी बोला, पार्लियामेंट्री कमेटीज की जो मीटिंग है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसको फ्रीज कर दिया। तो लोकतंत्र में उसमें पार्लियामेंट चलता नहीं है तो भी वो मीटिंगें हो सकती हैं, तो उसको तो चालू कराने की मांग करेंगे ना हम। अब आप जो बात कर रहे हो, ये मानसिकता, इच्छा शक्ति की बात होती है। आप बताइए, गुजरात में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश खास तौर से लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया 3 साल के लिए। वो राजस्थान ने भी किया। अरे भाई, सस्पेंड नहीं किए लेबर लॉज राजस्थान में, खाली 8 घंटे के 12 घंटे की बात कर रहे हो आप। लेबर लॉज सस्पेंड नहीं हुए राजस्थान में।
लेबर लॉज जो 35 लेबर लॉज हैं वो सस्पेंड किए उत्तर प्रदेश ने। अभी 4 दिन पहले हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में बोला है क्या 12 घंटे ने नहीं कर सकते, 8 घंटे ही करेगी ड्यूटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया 4 दिन पहले PIL पे। इसमें PIL सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। आपको लेबर लॉज को सस्पेंड थोड़ी कर सकते हो 3-3 साल के लिए। ये मानसिकता दिखाती है। 3 राज्यों में हुआ है वरुण जी, 3 राज्यों में स्टेप उठाया गया है। उसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो चाइना से माइग्रेंट करेंगी फैक्ट्रियां वो भारत में निवेश कर पाएंगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों में इस पे कंप्रोमाइज किया जा रहा है लेबर लॉ के साथ में। आप जो कहना चाह रहे जाएंगे लेबर लॉज को, आप विदेशी कंपनी को लाने के लिए क्या शोषण कराओगे भारतीय मजदूरों का? यही तो मैं कह रहा हूं। इसी से तो इच्छा शक्ति और मानसिकता परिलक्षित होती है, किस पार्टी के जहन में क्या है, किस नेता के जहन में क्या है। आज प्रियंका गांधी को लीडरी थोड़ी करनी, चुनाव थोड़ी हो रहा था यूपी में जो राजनीति करने के लिए वो कह रही है। अगर 500 बसें 100 बसें, मैं आज मैं भी अगर 2000 आदमी को खाना चुनाव होना है ना 2022 में, चुनाव तो होना है यूपी में। अरे भाई तो उसके लिए अभी से थोड़ी कोई बसें दिलाएंगे, चुनाव होगा जब देखेंगे। ये कोई राजनीति थोड़ी। श्याम सुंदर जी, प्रियंका गांधी के नाम से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सब लोग? अगर कोई सेवा करना चाहता है आप करने दीजिए। कोई सेवा करने का उद्देश्य नहीं होता। आप देखिए क्यों नहीं ले रहे हो बसें? आपके पास बसें तो आप छोड़ दीजिए। कोई दे रहा है तो आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही है। आप राजस्थान में भी तो करो व्यवस्था लागू। राजस्थान कैसे लागू नहीं है? राजस्थान में बहुत लागू है व्यवस्था। अभी आपके घर में मिल जाएगी आपको कोई समस्या तो। ये थोड़ा ही है कि पूरी 100% ही सक्सेस हो जाता है। आदमी 100% सक्सेस हो जाए तो वो भगवान हो जाता है। श्याम जी, राजस्थान आज भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। यहाँ पे रिकवरी रेट भी 60% है। वो प्रशासनिक अधिकारियों के पे नहीं, वो राजनीतिक पार्टी के लोगों को लेके बैठे। वरुण जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि देखिए, एक बार के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास जो आपके परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई जो भी जहां जाना चाहते हैं बसें लगेंगे। अलग अलग जगह से बसों की बात कह दी, जयपुर से बसें लगाने की बात कही, वो दूसरे दिन नहीं चल पाई। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक सेवा का मौका समझिए, या फिर आप ये जता सकते थे कि बिल्कुल ये राज्य किस तरह से यहां से जो मजदूर जा रहे थे ये कोई इश्यू नहीं था। लेकिन ये हर राज्य को मालूम था कि ये मेरे यहाँ के लोग नहीं है, दूसरे राज्य के लोग हैं। इसमें मुझे लगता है कि सरकारों का ये दायित्व नहीं बनता था कि वास्तव में जो लोग पैदल जा रहे हैं, चिलचिलाती धूप में निकल रहे हैं, हमें उनको निकालना चाहिए। अगला राज्य होता वह भी अपने यहां से कोशिश करता। ये तो SDM को ऑर्डर तो 4 दिन पहले दिए गए हैं कि हर SDM को 2 बसें दे रहे हैं, अगर पैदल चलता हुआ कोई मिल गया तो वो सस्पेंड होगा। ये तो पहले भी किया जा सकता था। नहीं, पहले कैसे किया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही थी यार 15-15 दिन में, कभी थाली कटोरे बजा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। अब राज्य सरकारें अगर वो गाइडलाइन को छोड़ देती, इंटर डिस्ट्रिक्ट खोला है 100 गहलोत जी ने, इसीलिए अगर नहीं खोलते, गाइडलाइन पे चलते रहते, अगर उसको उसके खिलाफ चलते तो आप कहते भाई केंद्र सरकार की नहीं मान रही, कांग्रेस राजनीति कर रही है। ये आप केंद्र सरकार को होने वाली बैठक में यही रहेगा 22 तारीख। आप बताइए, लोकतंत्र है योगेंद्र जी। केवल केंद्र सरकार सारी चीजों के लिए दोषी है। हम राज्यों में कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ केंद्र ने हमारे हाथ बांध रखे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 टॉपिक मेन है उसमें, मैंने आपको कहा। उसमें इकोनॉमिक जो डिजास्टर हो गया हिंदुस्तान में, उसके ऊपर भी प्रकाश डाला जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो कमेटियां हैं उसकी मीटिंग फ्रीज कर दी, उसको चालू करने की मांग की जाएगी। और माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन हो स्टेट्स के अंदर। माइग्रेंट लेबर जहां तक मैं समझता हूं सबसे ज्यादा यूपी, बिहार और बंगाल का होता है। तो वो जो अब जैसे आप देखो बिहार की लेबर, और नीतीश कुमार जी कह रहे मैं नहीं लूंगा मेरी लेबर, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे मैं यहां से क्रॉस नहीं करने दूंगा। ये सब चीजें तो आपको केंद्र सरकार को देखनी चाहिए थी। अब राजस्थान सरकार है या कांग्रेस की सरकारें 3-4 राज्यों में, हर बात में कांग्रेस ने किया। ये करना उचित नहीं है। केंद्र सरकार को करना चाहिए था। सबको मानना है कि वो वेल प्लान्ड नहीं थे। हम ये नहीं कह रहे मोदी जी ने नहीं किया अच्छा काम, लेकिन वेल प्लान्ड नहीं थे। इनकी जो पॉलिटिक्स है, वो प्रोपोगंडा की जो पॉलिटिक्स है, उसको इनको छोड़ना चाहिए था। 5-5 दिन तक निर्मला सीतारमण जी पैकेज की घोषणा कर रही है। भाई 5 दिन क्या लगा रहे हो? 1 दिन में ही दे देते आप। 12 लाख समथिंग का करोड़, 12 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज था। 1 दिन में कैसे हो सकता था? लंबा था ना पैकेज। योगेंद्र जी, 30 लाख करोड़ का 4 घंटे में 5 घंटे में जाता है। अरे भाई बजट आ जाता है 1 दिन के अंदर, पैसे जाता है। चलिए वीरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। वीरेंद्र जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। अभी तक भी कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हाँ वास्तव में ये हमारी चूक हुई है। सिर्फ अपनी चूक के नाम पर एक दूसरे के पाले में बोल डाल रहे हैं। राज्यों की चूक है, केंद्र पे डाला जा रहा है। केंद्र कह रहा है कि राज्यों को करना चाहिए था ये। अरे उन मजदूरों के साथ में उसको पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि हम किसके राज्य से जा रहे हैं, किसके यहाँ सरकार है। सिर्फ उसको तो यह है कि मुझे मेरे घर पहुंचना है।
तो ये इस तरह की लाचारी हमारे सिस्टम में क्यों आ गई, इस पर विचार किया जाना चाहिए। वीरेंद्र जी, जी चलिए, वीरेंद्र जी हमारे साथ वापस जुड़ेंगे, तकनीकी खामी कारण से बात नहीं हो पा रही है। विष्णु कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। कुलवाल साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल सुन रहे हैं साहब जी। आप बताइए कि चलिए आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, मैं तो ये कहता हूं राजनीति में आप लोग भी हैं, ये किसी पार्टी ने नहीं कहा, पार्टियां सिर्फ ये कहने के लिए, वोट बटोरने के लिए होती हैं। किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि ऑल पार्टी वर्कर्स, जो माइग्रेंट लोग दिखाई दे रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाइए। एक भी अगर पार्टी ने, सब कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि वहां चप्पल पहनाइए, उनको कपड़े भेजिए, उनको साबुन दीजिए, उन्हें सैनिटाइजर दीजिए, उन्हें मास्क दीजिए। ये सर हुआ तो वास्तव में इनकी तकलीफ, ये छाले कहां से दिखाई दे रहे हैं? जो तकलीफ जिस स्थिति की, एक गाड़ी बना करके कोई बच्चे को लेकर के जा रहा है, साइकिल चोरी करके, देख उसकी ईमानदारी, चोरी में ईमानदारी, मैंने स्टोरी ये चलाई है, उस चोर की ईमानदारी देखे, मैं चोर नहीं कहूंगा उसको, उसकी परिस्थिति ने साइकिल चुराने के लिए मजबूर किया और कहा कि मैं मेरे बच्चों को इस साइकिल से सहजता के साथ ले जा सकता हूं, इस वजह से आपकी साइकिल चुरा करके ले जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। अंदाजा लगा सकते हैं उसकी पीड़ा का। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल जितने देश में मेरे वर्कर हैं, आप जितने भी संख्या में आप खड़े होइए और उन मजदूरों की जो मदद कर सकते करिए। ये सिर्फ हम वोट के वक्त क्यों अपील करते हैं कि बिल्कुल कार्यकर्ता खड़े हो जाइए, एक एक व्यक्ति के पास जाइए? ये जब सैलाब निकल रहा था उस वक्त किसी पार्टी को ये दर्द दिखाई नहीं दिया। योगेंद्र जी, ये बात आपकी सच्चाई है कि एकदम जो आपने कही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता इन गरीब जनता मजदूरों के लिए नहीं लगा, ये बात सच्चाई की है। इसमें लगा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी की तरफ से किसी ने अपील नहीं की, बिल्कुल लगे होंगे। वरुण पुरोहित जी ने भी, मेरे अच्छे से ध्यान है कि पड़ोस में से जो लोग निकले उनको खाना भी खिलाया होगा, आपने भी खिलाया होगा, वीरेंद्र शर्मा ने भी खिलाया होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये। लेकिन आप, एक आपका दायित्व समाज के नागरिक के नाते, किसी पार्टी लीडर ने ये आह्वान नहीं किया कि जाइए जितने भी लोग आप खड़े होइए, अगर रात के अंधेरे में कोई पैदल जा रहा है तो उसको रोक करके खाना खिलाइए, उसको ये भरोसा मत टूटने दीजिए कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। किसी पार्टी के लीडर ने कहा ये कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। हमेशा ये, मैं इस बारे में योगेंद्र जी लगातार एक चीज बोल रहा हूं कि इस कोरोना के विषय में राजनीति क्यों की जा रही है। अभी ये क्या 55 दिन में कोरोना खत्म होने वाला है क्या? इस प्रकार की बातें करके एक दूसरे पे आरोप लगा के, मैं कह रहा हूं अगर वो आदमी कलकत्ता का रहने वाला है, उसको यूपी जाना है, तो भारतवर्ष का नागरिक है, भारतवर्ष का वोटर है, भारतवर्ष का मतदाता है, उसको हमारा फर्ज होता है, हमारी सरकार का दायित्व होता है कि उनको ले जाके उनके गांव तक, उसके घर तक छोड़े। ये हमारी सरकार की दायित्व है। कोई सी सरकार हो, कोई चेकिंग नहीं होनी चाहिए कि आज राजस्थान के बस अब यूपी में क्यों जाएगी, जाए, वो सिर्फ उस मजदूर को लेके जा रही है ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है आपके? देखिए, इस बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। मैं कहूं चाहे 1 बस दो, चाहे 10 बस दो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। सवाल है कि जो सरकारें जहां हैं, अगर कोई मदद करता है, मदद के लिए आगे आता है, अभी आपने भी ये निवेदन किया कि मदद के लिए आगे आने वाला आदमी अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छी पार्टियां होती है। मैं कह रहा हूं उसके बावजूद भी आज 55 दिन बाद इन मजदूरों की स्थिति क्या है? क्या इनको फैक्ट्रियों से पैसा मिला? पर व्यापारियों के साथ भी क्या किया इन्होंने? आज 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप ये बता दो कि आपने कितने व्यापारियों को पैसे दिए? अगर इनके पास आंकड़े होंगे ना योगेंद्र जी, तो सिर्फ झूठों का आंकड़ा होगा इस प्रधानमंत्री के पास। तो आज देश में चाहे किसी पार्टी का राज हो, किसी का नहीं हो, मैं कह रहा हूं इस समय राजनीतिक नहीं करके हम सब लोगों को, इन गरीबों को इनके घर तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। और जो सरकार ने इन मजदूरों के लिए योजना बनाई है, उन योजनाओं को अमल में लाना चाहिए और जल्दी से जल्दी अमल में लाके इन गरीबों की जो मजबूरी है वो उसको पूर्ण किया जाना चाहिए। सरकारें आएगी जाएगी, मगर हमारे देश का जो मजदूर है, आज वो नहीं मरना चाहिए रोड पे, आज वो खाने के कारण से नहीं मरना चाहिए, आज वो किसी भी कारण से मरना नहीं चाहिए। यही मेरा कहना है। बिल्कुल, हम तो लगातार यही कह रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, सोनिया गांधी जी का अपना एजेंडा है कि वो 22 तारीख को 28 राजनीतिक दलों को बुला करके उनके साथ में
चर्चा करेंगी, अच्छी बात है, चलिए राजनीति में होता रहना चाहिए। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि प्रदेश का मैंने उदाहरण लिया, कोई प्रदेश ऐसा नहीं कह सकता दावा ठोक करके कि हाँ मेरे यहाँ से मैंने पैदल नहीं चलने दिया और उसके खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारे भामाशाहों ने की है, सरकार ने की है, ये कोई दावा नहीं कर सकता। उसके अलावा यह भी दावा कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता कि सार्वजनिक रूप से किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि घर में मत बैठिए, जो प्रवासी निकल करके जा रहे हैं उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके खाने की व्यवस्था करिए। जब हम पार्टियों में 1-2 लाख लोगों की व्यवस्था तो करने के लिए हम तैयार होते हैं, क्योंकि आपके स्थायी वोटर हैं वो, हम उनकी तकलीफ का किसी को एहसास नहीं हुआ, वो इस देश के नागरिक हैं, किसी पार्टी ने इस बात का आह्वान नहीं किया। जी वीरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए शायद तकनीकी खामी के कारण। वीरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी खामी है। तो लबोलवाब यही है कि प्रवासी मजदूरों पर सियासत हो रही है लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। 22 तारीख को मीटिंग बुलाई है सोनिया गांधी जी ने। निश्चित रूप से जिस तरह की तल्खी अभी चल रही है उसको देखते हुए तो साफ है कि केंद्र सरकार को घेरने की उसमें योजना बनाई जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल हमें कोरोना को घेरना चाहिए। और कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, अगर मोदी साहब के इस तरफ इस बात की चूक है कि ऑल पार्टी लीडर्स के साथ में उनको चर्चा करनी चाहिए और इसका रास्ता किस तरह से निकलना चाहिए। राज्यों के बीच अगर सीमा विवाद चल रहा है कि हमारे यहाँ से एंट्री नहीं देंगे हमारे, तो मुझे लगता है कि सभी पार्टी के नेताओं को, सांसदों को या दलों को, किसी को भी बुला करके आपको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए ताकि राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेट कर सके और किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी तकलीफ है तो उसे दूर कर सके। मुझे लगता है तभी ये प्रवासियों के साथ में न्याय होगा और हम सिस्टम को सुधार पाएंगे। आज इसके दूसरे परिणाम और देखने को मिलेंगे। आज आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 936 यानी कि 950 के आसपास आंकड़े प्रवासियों के कोरोना पॉजिटिव के हो गए। अगर ये समस्या का सॉल्यूशन हम 50 दिन पहले निकाल लेते, उस समय इतना स्प्रेड नहीं हुआ था। हम केवल बस एक दूसरे की उलझनों में उलझे रहे। मुझे लगता है कि हम सोसाइटी स्प्रेड कर रहे हैं और ये जिस तरह की स्थितियां बनेगी किसी के काबू में नहीं आएगी। आप लॉकडाउन कितने लगाते रहिए, कितने खोल दीजिए, लेकिन स्थितियां इस तरह से सुधरने वाली नहीं है। जब तक आपको कोरोना से मुकाबला करने के लिए बड़प्पन नहीं दिखाना होगा, बड़ा दिल नहीं दिखाना होगा और हम राजनीतिक गलियां इसी तरह से तलाशते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जनता सरकारों के भरोसे तो नहीं, भगवान के भरोसे ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।